everyone. So here we have now section 198 to 200 in this session. 197 तक हम अपने सारे sections of Indian Contract Act discuss कर चुके हैं. And today we will see what are the remaining essentials of ratification. Dear students, ratification से related already हम concept of agency discuss कर चुके हैं, that is ex post facto agency. एंड एक्स पोस्ट फैक्टो एजेंसी में ही हमारा जो कंसेप्ट आता है वो आता है रेटिफिकेशन का. रेटिफिकेशन मीन्स एक्सेप्टिंग और रेटिफाइंग द एक्ट ऑफ वन पर्सन विच इज डन बाय विदाउट अथॉरिटी. ओके, आपके बिहाफ पर अगर किसी पर्सन ने विदाउट अथॉरिटी कोई एक्ट किया है एंड लेटर ऑन इफ यू रेटिफाई दैट पर्सनस एक्ट, दैट इज रेटिफिकेशन. बट रेटिफिकेशन के लिए देर आर वेरियस असेंशियल एलिमेंट्स जो होना ज़रूरी है. ऐसे ही नहीं है कि आप कोई भी एक्ट किसी का रेटिफाई कर दोगे. सो few of the essentials we have already discussed in the sessions that are given on the top. You can go and watch out these sessions कि वो क्या essentials हैं, and the remaining essentials that we are going to cover in this session. So let's start this session. सबसे पहले हम देखेंगे सेक्शन 198. सेक्शन 198 कहता है रेटिफिकेशन के ही बारे में, दैट नॉलेज रिक्विजाइट फॉर वैलिड रेटिफिकेशन. एक पर्सन अगर दूसरे पर्सन का कोई भी एक्ट रेटिफाई करेगा या एक्सेप्ट करेगा तो उसके लिए पहले उस पर्सन को कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए. जो जो नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स हैं, जिस भी ज़रूरी बातों का उस पर्सन को पता होना चाहिए, उसकी ऑलरेडी नॉलेज हो उसे. अगर उसने बिना कुछ सोचे जाने या उसको अभी वो बात नहीं पता और उसने गोइंग टू द डीप ट्रूथ ऑफ दैट मैटर एक्सेप्ट कर लिया, बट लेटर ऑन जाकर उसको उस मैटर के बारे में पूरा नॉलेज आती है, पता चलता है, तो वो रेटिफिकेशन वैलिड नहीं मानी जाती बिकॉज दैट वाज ऑन द फॉल्स टर्म्स. राइट? सो दिस सेक्शन 198 states no valid ratification can be made by a person whose knowledge of the facts of the case is materially defective. अगर किसी पर्सन को कंप्लीट नॉलेज एक्ट की नहीं है कि एक्ट के पीछे क्या हिस्ट्री रही है, क्यों किया गया है, व्हाट आर द नेसेसरी एलिमेंट्स इन दैट, एंड देर आर सर्टेन डिफेक्ट्स उस बात में, एंड स्टिल वो अगर रेटिफाई कर देता है विश्वास करके, तो वो रेटिफिकेशन वैलिड नहीं मानी जाएगी. बिकॉज अगर वो ट्रूथ टर्म्स पर देता तो शायद उसकी रेटिफिकेशन वो ना करता. ओके, सपोज कीजिए ए ने कुछ सेल किया है बी को. हम एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं बी को. राइट और बी उसके इस एक्ट को रेटिफाई कर देता है. ओके, बट लेटर ऑन अगर बी को ये जाके पता चलता है कि ए ने जो सामान सेल किया है उसे वो ये कहकर किया था कि मैं मार्केट से लाया हूँ आपके लिए, बट लेटर ऑन पता चलता है कि वो एक्चुअली में सामान ए का ही था. तो यहाँ पर अब बी ने जो रेटिफिकेशन पहले अर्लियर टर्म्स पर विश्वास करके की है, दैट वाज अ बोनाफाइड रेटिफिकेशन. बट नाउ इफ ही केम टू नो अबाउट दिस थिंग कि दैट वाज द थिंग दैट बिलोंग टू ए, तो नाउ उसकी रेटिफिकेशन वो वैलिड नहीं मानी जाएगी बिकॉज अभी उसको नॉलेज हुई है सारी चीज़ों की. सेक्शन 198 हमें ये नेसेसरी बात बताता है अबाउट रेटिफिकेशन. नेक्स्ट वी हैव डियर स्टूडेंट्स दैट इज सेक्शन 199. सेक्शन 199 भी रेटिफिकेशन की एक इंपॉर्टेंट बात बताता है. क्या? इफेक्ट ऑफ रेटिफाइंग अनऑथोराइज्ड एक्ट फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन. कि अगर एक पर्सन दूसरे पर्सन के अनऑथोराइज्ड एक्ट को अगर एक्सेप्ट कर रहा है, अनऑथोराइज्ड एक्ट मीन्स ऐसा एक्ट जिसकी उस पर्सन को अथॉरिटी नहीं थी. जैसे ये मैंने एग्जांपल दिया, ए सपोज मार्केट से कुछ खरीद कर लाता है बी के बिहाफ पे. इसका बात अभी बी को ये बात अभी बी को पता ही नहीं है कि ए उसके बिहाफ पर खरीद रहा है. ए विदाउट अथॉरिटी खरीद लाता है, वो तो बाद में बी उसकी बात एक्सेप्ट कर लेता है, बट दैट वाज अनऑथोराइज्ड एक्ट. यहाँ पर यही बात की गई है कि अगर अनऑथोराइज्ड एक्ट को एक्सेप्ट किया जाएगा तो वो एक्ट उस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड ही होना चाहिए जो बात कंप्लीट चल रही है. जैसे यहाँ पर क्या बोला गया, अ पर्सन रेटिफाइंग एनी अनऑथोराइज्ड एक्ट. अगर कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन का डन ऑन हिज बिहाफ he is ratifying any unauthorized act, then he must ratify the whole of the transaction. उसको वो पूरी ट्रांजेक्शन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा. ये नहीं कि कुछ पार्ट तो एक्सेप्ट कर लेते और कुछ कह देते नहीं, आई एम नॉट एक्सेप्टिंग दिस वन, आई एम ओनली एक्सेप्टिंग दिस particular act. No, if you are accepting, give ratification of the whole act or don't give at all.
ओके, सो यहाँ पर ये कंसेप्ट लाइन ये क्लियर बता रही है दैट रेटिफिकेशन मस्ट बी मेड ऑफ द होल ट्रांजेक्शन एंड नॉट पार्ट ऑफ इट। राइट, मीन्स कि अगर आप रेटिफिकेशन कर रहे हो तो पूरे एक्ट की करो, जो उस एजेंट ने आपके बिहाफ पे कर दिया है उस पूरे एक्ट की रेटिफिकेशन करो। ये नहीं कि आप उसमें से सिलेक्टिव एक्सेप्टेंस दे रहे हो, कुछ पार्ट की कर रहे हो कुछ पार्ट रिजेक्ट कर रहे हो। दैट इज नॉट अबाउट रेटिफिकेशन। Then, dear students, we have section 200, the last section to discuss today. That is section 200 हमें बताता है ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो रेटिफिकेशन होती है अगर वो अनऑथराइज्ड एक्ट की जा रही है, कैन नॉट इंजर अ थर्ड पर्सन। अगर उस रेटिफिकेशन से, उस एक्सेप्टेंस से, जैसे यहाँ पर ये ए पर्सन है, ओके, एजेंट है, एजेंट ने कोई काम अनऑथराइज्ड किया था और ये उसका प्रिंसिपल है, बी स्टिल उसके एक्ट को एक्सेप्ट कर रहा है, बट इस एक्सेप्टेंस की वजह से, इस रेटिफिकेशन की वजह से हार्म जो है वो थर्ड पर्सन सी को पहुंच रहा है, सी को कोई ना कोई इंजरी हो रही है, वो इस रेटिफिकेशन से अफेक्ट हो रहा है, तो ये रेटिफिकेशन वैलिड नहीं है। ये रेटिफिकेशन कंप्लीटली वैलिड नहीं है। वाई? बिकॉज दिस रेटिफिकेशन इज समवेयर इंजरिंग द थर्ड पर्सन's right. Right? So section 200 clearly states that an act done by one person on behalf of the another, अगर कोई एक्ट एक पर्सन द्वारा, जैसे ए द्वारा बी के लिए कोई एक्ट किया जा रहा है विदाउट सच पर्सन's अथॉरिटी, अनऑथराइज्ड यही है ना कि बी ने अभी इसकी कोई अथॉरिटी नहीं दे रखी है, विच इफ डन विद द अथॉरिटी, अगर वो अथॉरिटी के साथ किया जाता, हैव सब इफेक्ट सब्जेक्टिंग द थर्ड पर्सन टू डैमेज, थर्ड पर्सन को डैमेज पहुंच रहा है या उसके कहीं ना कहीं राइट हैम्पर हो रहे हैं, राइट्स को आप टर्मिनेट कर रहे हो, देन दैट रेटिफिकेशन कैन नॉट बी मेड, कैन नॉट बाय रेटिफिकेशन मेक सच इफेक्ट। Right, dear students, if you want to understand this section 200, I have an illustration for you. Read it carefully. Illustration में क्या बोला गया? A जो कि एक पर्सन है, नॉट बीइंग ऑथोराइज्ड, कोई अथॉरिटी नहीं है इसको बी के द्वारा, स्टिल ये बी के लिए क्या करता है? डिमांड्स ऑन बिहाफ ऑफ बी डिलीवरी ऑफ द शैटल। शैटल होता है, क्या होता है शैटल? डियर स्टूडेंट्स, यू आर ऑल कॉमर्स स्टूडेंट्स, शैटल का मतलब होता है मूवेबल प्रॉपर्टी, ओके, मूवेबल सम सिक्योरिटी दैट हैव सम वैल्यू। तो ऐसी मूवेबल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स हो गए, कोई राइट है, कोई यू कैन से इंटेलेक्चुअल राइट्स हो गए, ओके, सो मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो ये क्या था कि ये प्रॉपर्टी चैटल जो थी ये बी की थी और ये किसके पास रखी थी? सी के पोजेशन में थी। बट ए क्या करता है? बिना बी की अथॉरिटी के सी के पास चला जाता है वो सामान मांगने कि मैं बी के बिहाफ पे तुमसे वो सामान लेने आया हूँ, मुझे दो सारा सामान। बी को, ए को कोई अथॉरिटी नहीं है बी से, लेकिन वो बी के बिहाफ पे सी से बी का सामान लेने चला गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन? सो दिस डिमांड कैन नॉट बी रेटिफाइड बाई बी। बी लेटर ऑन जाकर आकर ये नहीं कह सकता हाँ हाँ मैं ए की बात से सहमत हूँ, मेरा सामान लौटा दो। वाई? बिकॉज हेयर इट इज मेकिंग सी लाइबल फॉर डैमेजेस फॉर हिज रिफ्यूजल टू डिलीवर, सो एज टू मेक, ओके, सी अगर सामान को रिफ्यूज कर रहे हैं देने से, बिकॉज सी को तो ये है ना कि ये बी का सामान है, मैं बी को ही लौटाऊं, मैं क्यों ए को दूं? बिकॉज उसके पास अथॉरिटी भी नहीं है। सो यू कैन नॉट हेयर इंजर द सीज राइट, और यू कैन नॉट समवेयर हैम्पर द राइट ऑफ द सी। Right, students? So this is the illustration, and section 200 clearly states that there must be no ratification if somewhere there is injury is going to be to any third person. अगर कोई इंजरी थर्ड पर्सन को हो रही है तो वो रेटिफिकेशन वैलिड नहीं मानी जाएगी। So dear students, with this session of section 198 to 200 is over. आई होप आपको रेटिफिकेशन का कंप्लीट मटेरियल सब समझ में आ गया है, इसका मीनिंग क्या होता है, कंसेप्ट क्या है, क्या एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, रेटिफिकेशन कब हो सकती है, किसके द्वारा दी जाती है, ऐसी कौन सी बातों का ध्यान रखना है कि रेटिफिकेशन तभी वैलिड मानी जाए। सो यू हैव नाउ कंप्लीटेड ऑल दिस एंड आई होप this ex post facto agency and ratification is now very much clear to you. Follow us on Telegram for the PDF of this session. You can mail us for any inquiry, any doubt. If you want paid notes, you can mail on learnwithnishman@gmail.com. Till then, keep reading, keep watching, keep sharing. Thank you.